So, good afternoon all, and let's start with our 11th lecture. और 11th लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अभी तक हमने कितने आर्टिकल तक किया है अपनी पॉलिटी को? 11, आर्टिकल 11 हमने सिटीजनशिप खत्म की है रिसेंटली। तो आर्टिकल 12 से बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है, ठीक है। तो एज एन मैं चैप्टर की बात करूं तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर राइट्स? क्या है राइट्स? फंडामेंटल का मतलब समझ गए हम, है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन की तरह से। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, है ना, बिल्कुल फाउंडेशन की तरह से काम करने वाले, बिल्कुल बेसिक, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो राइट्स का मतलब क्या है? राइट्स की डेफिनेशन क्या है? क्या आप किसको राइट कहोगे? ये तुम्हारा राइट है, हम जनरली बात करें मेरा राइट है, ये तुम्हारा राइट है, ये क्या होता है? अथॉरिटी इज समथिंग डिफरेंट। राइट्स आर बेसिकली क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब क्या है? आप क्लेम कर सकते हो, आप मांग सकते हो इसको, है ना। अथॉरिटी आप मांग सकते हो नहीं, है ना। ऐसी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपकी जो है वो मैटर करती है ना। तो अथॉरिटी आप मांग नहीं सकते, वो तो आपको सैंक्शन होती है, मिलती है। राइट्स को आप क्लेम कर सकते हो, आप मांग सकते हो, ठीक है। किसके राइट्स हैं? चलो मैंने, है ना, सिटीजन के हैं। सिटीजन के यार किसी भी इंसान के हो सकते हैं, है ना। हमेशा राइट सिटीजन के नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी देश के सिटीजन नहीं है, दे डोंट हैव अ सिटीजनशिप, उनके भी तो राइट होंगे ना, है ना। तो राइट्स किसके हैं? पीपल, लोगों के, है ना। क्लेम्स, है ना, कि मैं क्लेम कर सकती हूँ, कुछ डिमांड कर सकती हूँ, कुछ मांग सकती हूँ। क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? है ना, मुझे साक्षी की जान चाहिए है ना। आई कैनॉट क्लेम एवरीथिंग। तो दीज क्लेम शुड बी रीजनेबल, है ना। ये लिख लेना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो दीज क्लेम शुड बी रीजनेबल। सो बेसिकली राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स, ठीक है, ऑफ अ पर्सन। किसके? ऑफ अ पर्सन। तो आज तो देखो, आज सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ और है, आज मैं कुछ और क्लेम कर सकती हूँ, कल को सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो मैं कुछ और क्लेम कर सकती हूँ, मैं ये क्लेम नहीं कर सकती, है ना। ऐसा है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे सती प्रथा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती थी उसके बारे में, कि मेरा तो राइट है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ जलूंगी, है ना, मुझे कोई रोक के दिखाए। तो आज नहीं कह सकती ना कि मुझे जलना है, अपने पति के साथ जाना है, नहीं बोल सकती ना। तो सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगी, उसके लिए लोगों के क्लेम चेंज होंगे कि मैं सोसाइटी से क्या सीख कर सकती हूँ, है ना। तो ये क्या है? दे आर बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय claims of people recognized by society। क्या इतना होने से काम चल जाएगा? फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी ने सैंक्शन कर दिया, बोल दिया कि हाँ भाई ये सती प्रथा ना फिर से लेकर के आते हैं, अब हर वाइफ के पास, हर वाइफ को जलना होगा अपने हस्बैंड के साथ। तो कुछ लोग औरतों के तो माइंड में ये था ना कि तो मेरा राइट है, ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है, बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। आज नहीं है, क्योंकि हमारे वैल्यूज चेंज हो गई है, हमारा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया, हमारा सिस्टम चेंज हो गया है ना। तो क्या इतना काफी? सोसाइटी दोबारा से अगर सेम चीज को ले आए तो क्या आज भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा? नो। रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ या सैंक्शन बाय लॉ भी होना जरूरी है। तो मेरे सामने क्या डेफिनेशन आई राइट की? दीज आर द रीजनेबल क्लेम्स जो किसी इंसान को मिलते हैं, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ द लैंड, या जिसको मैं यहां पर क्या कह सकती हूं इंडिया के केस में? कॉन्स्टिट्यूशन, या मॉडर्न डेमोक्रेसी में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है।
राइट बोल सकती हूँ, है ना, इसी को राइट बोल सकती हूँ। तो आप कोई भी ऊट पटांग चीज क्लेम नहीं कर सकते। जो सोसाइटी में आप जिसमें रह रहे हो उसी के द्वारा अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वही उसको आइडेंटिफाई नहीं करती, एसोसिएटेड नहीं करती अपने आप को उससे, तो आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, चाहे आप क्लेम कर लो, चाहे आपकी सोसाइटी भी उसको मान ले, पर अगर उसको लॉ ऑफ द लैंड सैंक्शन नहीं करता है, वो आपका राइट नहीं कहलाएगा। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लेम करना चाहते हो पर क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट सैंक्शन बाय द लॉ ऑफ लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन मिल गई ना आपको, लिख लो राइट की डेफिनेशन। एंड फंडामेंटल की डेफिनेशन क्या है? दे आर सो इंपॉर्टेंट, दे आर सो बेसिक दैट दे आर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा गया कि खुद संविधान को इनके लिए प्रिवेंशन, इनके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ी, है ना। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि इनको वायलेट ना किया जाए, खुद प्रोविजंस दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये इतने फंडामेंटल है, इतने जरूरी है, इसीलिए इनको कहा गया फंडामेंटल राइट्स। है ना, अगर लॉ में ही नहीं है तो वो क्या है कि मॉरल राइट्स है सिर्फ आपके, ये नेचुरल राइट्स है सिर्फ आपके, फंडामेंटल थोड़ी हो जाएंगे वो, है ना। ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन हमने कर ली है। अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगी, मैं आपको डिफरेंट टाइप के राइट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी लिविंग राइट्स की, फिर मैं बात करूंगी ह्यूमन राइट्स की, फिर बात करते हैं हम लीगल राइट्स की या स्टैट्यूटरी राइट्स की, फिर बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, फिर जाकर के आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इनमें क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, ये अलग क्यों है, क्या डिफरेंस है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ठीक है, लिविंग राइट्स क्या होते हैं, किसको मैं कहूंगी कि ये लिविंग राइट्स है? ऐसे राइट्स जो किसी भी लिविंग बीइंग को मिलते हैं क्योंकि वो जिंदा है ना, उसका जिंदा होना इनफ है, इसीलिए उसको वो राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो वो होंगे लिविंग राइट्स। ये फैन ऑन कर लो ना प्लीज, कहां से ऑन होगा? ओके, ठीक है, तो लिविंग राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी भी लिविंग बीइंग को मिलते हैं। फिर मैं बात करती हूँ ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स लिविंग राइट्स से कैसे डिफरेंट है? वैसे तो सेम ही है, बट लिविंग होना काफी नहीं है, आपको ह्यूमन होना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स के लिए, है ना। ऐसे राइट्स जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल है। ओके, ठीक है, तो जो ह्यूमन को मिलते हैं वो कौन से राइट हुए? ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अगले कौन से राइट थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे? लीगल राइट्स, जो किसी भी लॉ से आपको प्रोवाइडेड है, लॉ से, एक्ट से, किसी कानून से आपके पास राइट आया है, तो वो कैसा राइट है? लीगल राइट्स है, जो लॉ से आया है, बस सिंपल सी बात है, इसीलिए उसको लीगल राइट कहा गया। ठीक है, फिर कौन से आए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिनको संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, अनदर वन फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में से भी वो राइट जो बहुत ही फंडामेंटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिनके जाने से तो ह्यूमन डिग्निटी वायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आपको ये बेसिकली ना समझ आ जाएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिए लिविंग राइट्स, कि ये सारे क्या है? लिविंग राइट्स है, ये हर लिविंग बीइंग को मिलेंगे जो जिंदा। ठीक है, इन्हीं में से कुछ राइट ऐसे होंगे जो सिर्फ ह्यूमन को मिलेंगे,
ये ड्रॉ कर दिए मैंने ह्यूमन राइट्स, कि कुछ ऐसे जो अदर लिविंग बीइंग को मिलेंगे, ह्यूमंस को नहीं मिल रहे ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए ये राइट्स है। ठीक है, कुछ ऐसे राइट हो सकते हैं आप इन ह्यूमन राइट्स में से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से भी कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो फंडामेंटल होंगे, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट दे आर सो फंडामेंटल, सो बेसिक कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना पड़ा कि इसका वायलेशन ना हो, प्रोविजंस देने पड़े ऐसे। ठीक है, तो मैंने उनको क्या कहा, हाँ लीगल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है उसकी, कुछ ऐसे लॉ होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर होंगे, है ना, कुछ ऐसे लॉ होंगे जो फंडामेंटल राइट्स से तो बाहर होंगे पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होंगे, है ना, डिफरेंट लॉज आ रहे हैं तो डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं करी कि डिफरेंट लॉज आए, डिफरेंट एक्ट्स आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट राइट्स आपको दिए। ठीक, वो तो अलग आते जाएंगे, अपने आते जाएंगे, आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे कि दीज आर योर राइट्स। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं कि हमने पढ़ लिया कि भाई ह्यूमन राइट्स हैं, लिविंग राइट्स हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तीन अलग तरीके के राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, लीगल राइट्स की, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स, देखो राइट्स तो किसके अगेंस्ट मिले हैं आपको, मुझे ये बता, जब हम आपको मुझे सबको मिले हैं ना राइट्स, ये किसके अगेंस्ट मिले हैं, अपने फेलो लोगों के अगेंस्ट भी मिले हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट भी मिले हैं और सरकार के अगेंस्ट भी मिले हैं, तीनों के अगेंस्ट मिले हैं ना। तो इनको छीनना कितना आसान है, मैं बस ये कंपैरिजन कर रही हूं कि आपकी सरकार या कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग इनको कितनी आसानी से आपसे ले सकता है, इसके आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन कर रखी है। एक छोटे से एग्जाम्पल को इससे समझते हैं, आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास एक ऑप्शन है कि पापा की शर्ट टंगी हुई है दरवाजे के पीछे, ड्राइंग मेरी खराब, मैं ड्राइंग इसलिए नहीं कर रही, ठीक है, दरवाजे के पीछे टंगी हुई है, उसमें कुछ पैसे, और आपके पास सिचुएशन ऐसे है कि आप बता नहीं सकते हो। दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि अलमीरा है, उस पर जनरली लॉक लगा रहता है बट आपको पता है चाबी कहां, उसमें पैसे। ठीक है, अगला कौन सा सीन आता है, अगला सीन आता है कि घर में मंदिर है, उसके दान पात्र में कुछ पैसे, वो खुलेगा कैसे ये भी आपको पता है। ठीक है, अब निकाल ले, द सेम गोज विद योर, इन राइट्स को छीनना है, लेना है, निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, आते जाते हाथ साफ कर जाओ, कोई गिल्टी भी नहीं होता इस बात से, मेरे पापा के पैसे ना शर्ट में तो टंगे हुए थे, पूछेंगे तो बता देंगे कि ले लिए थे, है ना, ये आसान है ना, सबसे आसान इन्हीं में से मुझे यही लग रहा है कि ये करना इज द इजीएस्ट वे। तो लीगल राइट्स को छीनना, लेना सबसे आसान है आपसे, आज लॉ से आए हैं, कल लॉ से चले भी जा सकते। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, अलमीरा से पैसे, अब इसमें थोड़ी सी आत्मा मारनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी मोरल वैल्यूज को गिराना पड़ेगा है ना, थोड़ी दिक्कत है इसमें।
कि चाबी निकालोगे, फिर थोड़ा हो सकता है अंतरात्मा आपको थोड़ा सा ये बोलना शुरू कर दे कि भाई ये चोरी है, अपने ही घर में है ना। तो उसके लिए पर थोड़ा सा वैलिड रीजन होना चाहिए कि एक्चुअली ऐसा था, वो कुछ खाने का मन था तो मैंने इसलिए ले लिया। इसके लिए तो शायद किसी रीजन वीजन की जरूरत नहीं, आते जाते ले जाओ ना। अरे बता देंगे बाद में बात होगी तो इस बारे में, है ना। इससे क्या है, इससे आपको क्या करें, एक रीजन देना पड़ेगा अलमारी से निकालने के लिए कि जी ऐसा है, आप थे नहीं यहाँ आसपास और मुझे जरूरत थी, इस चीज के लिए जरूरत थी तो मैंने अलमीरा से निकाल लिए थे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लीगल राइट्स। सरकार की जवाबदेही ज्यादा है अगर संविधान में किसी अधिकार का बदलाव करना है तो, है ना। तो उसके लिए उसके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन भी आसान भी नहीं है उसको चेंज करना, ठीक है। देन आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। यहां से पैसे कब निकलेंगे, मंदिर से पैसे क्यों लिए, इसके लिए बहुत बड़े रीजन की आवश्यकता है। और वो रीजन कैसा है, इससे बड़ा होना चाहिए कि मंदिर में जो पैसे रखे हुए हैं उनसे बड़ा रीजन होना चाहिए कोई। तो आपका दोस्त आखिरी सांसें ले रहा है तब निकाल सकते हो मंदिर से पैसे, है ना। कि भाई उसके यहां रखे हुए पैसों से इंपॉर्टेंट तो उसकी जान थी ना। तो समथिंग बिगर यहां से निकालने के लिए आपको बहुत बड़े रीजन की आवश्यकता है और वो रीजन बहुत वैलिड होना चाहिए कि यहां रखे हुए क्या देंगे वो, एक इंसान को कम से कम लाइफ तो दे देंगे, मैंने तो इसलिए निकाल लिए थे, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है और अगर चेंज करना है तो बहुत बड़ा कोई रीजन होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना होना चाहिए। वैसे तो चेंज तो क्या कहा था केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा था ना कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है इंक्लूडिंग पार्ट 3 जहां पर फंडामेंटल राइट्स है, कर सकते हो। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो समझ गए ना सिवियरिटी क्या है, कि इनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्या चेंज किया, हाँ किए जा सकते हैं, तभी तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को निकाला और कहां रख दिया, आर्टिकल 300A में, है ना। फंडामेंटल राइट था ना पहले, आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते थे, सरकार आपसे नहीं ले सकती। तो इसमें भी चेंज तो किया जा सकता है बट रीजन शुड बी बिगर एंड बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड। समझ में आ गया फर्क, समझ में मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए अब कि सारे राइट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो चलिए ये तो थे। हाँ एक मैं इंडिविजुअल के साथ भी बता देती हूँ, जैसे ना इंडिया में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और यूएस में जो आपके राइट्स हैं, सिटीजन के जो राइट्स हैं, वो थोड़े से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि देखो यूएस में क्या है कि इंडिविजुअल राइट्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस, कि एज ए पर्सन तुम्हारे जो राइट्स है ना वो इस देश से भी ऊपर है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। हमारे यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल राइट उसी से आए हैं कि आपको राइट देने वाला भी यही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स बाद में आते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। सो ये रीजन आपके लिए एक होमवर्क है, ये लिख लो, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड इंडिया में कब से होने लगी, ये आपको ढूंढ करके लाना है। कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सीधे संविधान में ही बोल दिया कि आपके पास फंडामेंटल राइट, इससे पहले भी तो कभी कुछ बात हुई होगी ना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, कब वो बात हुई और कब कब डिमांड हुई फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडामेंटल हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। कहां मेंशन है, कौन से पार्ट में, 3। आर्टिकल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, 12 से लेकर के 35 याद होने चाहिए। आई टोल्ड यू ना कि 51 तक तो सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी वो याद होने चाहिए। पेपर से देख ही लिया होगा तुमने क्यों होने चाहिए, है ना। पार्ट शेड्यूल आर्टिकल्स क्यों याद होने चाहिए, पार्ट पे और आर्टिकल पे सीधे सीधे 2 सवाल, ठीक है। चलिए
तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स को कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहां से लिया? हमें इंस्पिरेशन कहां से मिली कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए हमारे सिटीजन के पास? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इंस्पायर किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, और क्यों, वाई? रीजन भी तो होना चाहिए ना हमारे पास कि फंडामेंटल राइट्स का आने से हो क्या जाएगा? पॉलिटिकल राइट्स, टू प्रोवाइड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन्स। ठीक है, और ये फंडामेंटल क्यों है? बिकॉज guaranteed and protected by कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए फंडामेंटल है ना? गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए ये फंडामेंटल है। इसमें छोटी सी बात है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके तहत आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था दैट वाज आर्टिकल 31, वो वहां से डिलीट करके कहां भेज दिया? आर्टिकल 300A में भेज दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इट बिकम्स योर लीगल राइट, है ना, पार्ट 12 के तहत। चलो, इफ राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट वायलेटेड बाय इंडिविजुअल, क्या कोई रेमेडी है? अगर जो है स्टेट के जो राइट है वो इंडिविजुअल वायलेट कर दे तो? मुझे कोई राइट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, पर उसको वायलेट कर दिया इंडिविजुअल ने। स्टेट के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुझे कोई राइट था बट वो आपने वायलेट कर दिया, तो क्या मेरे पास अभी इसको लेकर के क्या रेमेडी है? ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी है आपके पास, आप कोर्ट जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी है। फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट डिटेंशन है ना, या हमने यहाँ पे किसी को बांध के बिठा लिया, ऑल्दो वो तो देखो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है और आपका स्टेट के अगेंस्ट भी है, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट होता तो आप क्या करते? तो सिर्फ आपके पास एक लीगल रेमेडी थी, आप केस फाइल कर सकते थे। ठीक है, चलिए, क्या सभी पॉजिटिव है? पॉजिटिव राइट का मतलब क्या होता है? किसी को फ्रीडम देना। नेगेटिव राइट क्या होता है? किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना। तो सारे फंडामेंटल राइट पॉजिटिव नेचर के हैं कि सभी हमें फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ये, फ्रीडम टू वो? नहीं, कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा, स्टेट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते। लैंग्वेज देखोगे ना फंडामेंटल राइट्स की, कोई राइट ऐसे बोलता स्टेट शेल नॉट डू दैट, या अगर पॉजिटिव सेंस में बात करेगा तो क्या कहेगा? स्टेट विल डू दैट, या इंडिविजुअल विल डू दैट, है ना? तो ये पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव है आपके, कुछ नेगेटिव राइट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फोर्समेंट कैसे होती है इनकी? कुछ के लिए तो डायरेक्ट प्रोविजंस है, पर कुछ के लिए पार्लियामेंट लॉ लेकर के आती है। ठीक है, इस तरह से इनकी इन्फोर्समेंट होती है। क्या परमानेंट है? परमानेंट है क्या? हमेशा रहेंगे? नहीं, कैन बी चेंज, ऑल्टर, रिपील्ड, और उनको दूसरे राइट्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, सो कोई परमानेंसी नहीं है इनमें। ठीक है, और एक क्या नेचर है कि नेशनल इमरजेंसी जब होती है तब आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके ले लिए जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, वो जब हम पढ़ेंगे 2021 तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में अलग से कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या फर्क पड़ता है। और आपका आर्टिकल 19 वो सिर्फ तब
सस्पेंड किया जाता है जब आपका जो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे लगाई गई हो। ठीक है, इस पे अभी ज्यादा दिमाग मत खराब करना, जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या जस्टिशिएबल है? मैंने जस्टिशिएबल वर्ड बताया था आपको कि जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, कि अगर इनका वायलेशन किया जाए तो आपके पास कोर्ट में जाने का रास्ता है। हाँ, जस्टिशिएबल है, दीज आर जस्टिशिएबल। इनका अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इनको रिक्लेम करने के लिए। नोटेड? ठीक है, तो अब हमारा जो बेसिक था वो हो गया खत्म। अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। ये ध्यान से सुनना, अभी आज मैं बस दो ही आर्टिकल कराऊंगी आपको, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइंस स्टेट। क्या डिफाइन करता है? अब मैंने कह तो दिया कि मुझे फंडामेंटल राइट है और किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है, पर है क्या स्टेट? है ना? तो ये आर्टिकल 12 बताएगा कि क्या है स्टेट। डिफाइंस स्टेट। वैसे तो हमने, जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी तो मैंने आपको स्टेट और नेशन का फर्क बताया था ना, कि बेसिकली दैट इज जो हम देश के बारे में बात करते हैं, सरकार के बारे में। ये स्टेट का मतलब यहाँ पर वो है, ठीक है, सरकार। तो किसको मैं कहूंगी कि ये स्टेट है, ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है। इसको लेकर के बड़ी डिस्प्यूट हुई। देखो, कोई भी, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर हो गया या आपकी पार्लियामेंट होगी, है स्टेट की डेफिनेशन में है, सरकार की डेफिनेशन में है। लोकल अथॉरिटीज क्या सरकार की डेफिनेशन में है? बिल्कुल है ना? सारी जितनी भी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कानून से बॉडी बनी है और वो सरकार के अंडर है, वो सारी सरकार काउंट होंगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। ठीक है, पर बात होती है कुछ ऐसी बॉडीज की जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। एक केस था, इस केस का नाम लिखिए, प्रदीप कुमार विश्वास प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। 2002 का केस है ये। ठीक है, बड़ी समस्या है कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन है भाई, किसको स्टेट काउंट करेंगे? कुछ के फंक्शंस ऐसे थे जो पब्लिक से रिलेटेड थे, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड थे, पर जब कोई भी कंपनी पब्लिक से अगर डील कर रही है तो इट शुड बी, तो ये डेफिनेशन में आना चाहिए स्टेट की, है ना? पर वो डायरेक्टली सरकार के अंडर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 4 टेस्ट दिए कि अगर कोई भी बॉडी इन 4 डेफिनेशंस में से आती है तो मैं उसको क्या कहूंगी? स्टेट कहूंगी। ठीक है, पहला तो क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुई है उसकी। नंबर 1, फॉर्मेशन क्या सरकार के द्वारा की गई है उसकी फॉर्मेशन? पहले ये चेक करना है, टेस्ट ऑफ, बेसिकली 4 टेस्ट दिए गए कि ये टेस्ट आपको चेक करने हैं, डेफिनेशन है स्टेट के अंडर या नहीं है उसकी। देन कि फॉर्मेशन कैसे हुई है उसकी, गवर्नमेंट के किसी स्टैच्यू से, किसी एक्ट से, या गवर्नमेंट ने खुद किसी नोटिफिकेशन से, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो इसकी स्थापना या फॉर्मेशन नहीं की है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है इसके। ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस क्या है, क्या काम करेगी, क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगी। क्या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब इरादा क्या है कंपनी का, क्या करने का इरादा है। अगर वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट नेसेसिटी की सर्विसेज है, तो वो बॉडी किस में आएगी? स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। द थर्ड वन इज मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास है? क्या
सरकार ऑफिसर्स की नियुक्ति करती है, उसमें मैनेजमेंट देखती है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो क्या जो है मैनेजमेंट और कंट्रोल सरकारी हाथों में, प्राइवेट हाथों में है, ये चेक किया जाएगा। देन फोर्थ वन इज फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड कि वित्तीय सहायता, जिसको मैं हिंदी में कहती हूं, कि पैसों की मदद किससे मिल रही है, सरकार से मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर पैसे सरकार से मिल रहे हैं फंक्शनिंग के, तो जाहिर सी बात है सरकारी डेफिनेशन में आएगी, सरकार की डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। तो इस केस में आपसे अगर पूछा जाए, दिस केस इज रिलेटेड टू बेसिकली द टेस्ट फॉर चेकिंग की कोई भी बॉडी अगर स्टेट की डेफिनेशन में लानी है तो इन 4 टेस्ट को देखना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। अब ये कहता है इन चारों में से भी बेसिकली 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों नोट कर लिए ना आपने। ये कह रहा है कि अगर मुझे फिर भी देखना है तो बेसिकली मैं क्या कॉम्बिनेशन चेक करूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करूंगी, स्टेट एड। स्टेट एड मतलब स्टेट की सहायता, ठीक है। सबसे पहला काम तो मैं ये चेक करूंगी कि स्टेट से कितनी सहायता मिल रही है और क्या ये कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के स्फीयर में काम कर रही है या नहीं कर रही है, फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। और ये कह रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको भी इग्नोर कर सकती हूँ कि उसको वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल एड स्टेट से मिल रही है या नहीं मिल रही है, पर अगर वो कोई भी पब्लिक नेचर का काम परफॉर्म कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो मुझे क्लू है कि ये बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली फर्निशिंग एन इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस is an important factor to decide whether a body is coming under the definition of state or not, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, अगर ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पब्लिक डीलिंग टाइप का है, फॉर एग्जांपल पब्लिक को पीने का पानी प्रोवाइड कराना है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है, तो भले ही वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल एड उसको सरकार से मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको स्टेट की डेफिनेशन में ही रखा जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा, ठीक है। अगला केस आता है बीसीसीआई केस, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, ठीक है। ये कहता है कि 2 चीजें देखो जब भी आपको किसी चीज को स्टेट डिफाइन करना। बीसीसीआई वाज नॉट स्टेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, ठीक है। तो ये कहता है कि हाँ आर्टिकल 226 के तहत आप रिट पिटीशन के लिए चले जाओ बेशक से, या लीगल पिटीशन के लिए चले जाओ आप हाई कोर्ट में, बट दिस डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 12, बीसीसीआई नहीं आता। कारण क्या बताया कोर्ट ने, कोर्ट ने बताया कि मैनेजमेंट कंट्रोल, डीपर एंड परवेजिव कंट्रोल नहीं है सरकार का इसको फंक्शनिंग कराने में, और ऊपर से लैक ऑफ फाइनेंशियल एड बाय द स्टेट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डीप एंड परवेजिव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लैक ऑफ सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फंडिंग, and court incorporated, the court incorporated nature of duties and functions test, nature of duties and functions test,
नेचर ऑफ ड्यूटी एंड फंक्शन टेस्ट क्या हुआ? अरे वही बात हुई ना कि कैसी, किस नेचर की ड्यूटी परफॉर्म कर रही है बॉडी, क्या फंक्शनिंग कर रही है ना? तो ये टेस्ट लेकर के आई कि अभी आपको जब भी देखना है, आपको पैसे वैसे के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा तो हो सकता है गवर्नमेंट से मिले या ना मिले, अगर वो मिलता तो इट इज एडिशनल, है ना? पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है? तभी वो किसके उसमें आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। तो स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आ सकता है? सभी सरकारी एजेंसियां, इवन द प्राइवेट एजेंसीज हु आर परफॉर्मिंग द फंक्शन एज पब्लिक अथॉरिटीज या स्टेट, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आधार बना था तो ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी एजेंसीज को मिले थे, है ना, आपका आधार कार्ड बनाने के, तो उस टाइम पे वो सारी भले ही प्राइवेट एजेंसीज हो पर वो स्टेट की डेफिनेशन में आ रही थी, समझे? चलो बात कर लेते हैं, फिर बात आता है कि स्टेट की डेफिनेशन की तो बात कर ली, जुडिशरी किसकी डेफिनेशन में आती है? फिर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स खुद जुडिशरी वायलेट कर दे तो क्या वो स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आती है जुडिशरी या नहीं आती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सहज सी बात बोली कि जुडिशरी दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला तो जब वो एज अ जुडिशियल डिसीजन दे रही हो, जुडिशियल बॉडी है वो, या उसका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हो कि वहां भी इंप्लॉयज होते हैं, वहां भी लोग हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह, या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही हो। तो मैं जुडिशरी को, जब वो जुडिशियल बॉडी है तब मैं उसको स्टेट की डेफिनेशन में नहीं काउंट करने वाली, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको स्टेट की डेफिनेशन में रखा जाएगा, ठीक है? ये जुडिशरी को लेकर के था, ओके? इट वॉज ऑल अबाउट योर, तो इंपॉर्टेंट दो केसेस थे, प्रदीप कुमार विश्वास केस एंड बीसीसीआई केस, ठीक है? इसकी डेट देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है, प्रदीप कुमार विश्वास की 2002 है, ठीक है? तो अब ये आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ लिया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, क्योंकि प्रोटेक्शन जो फंडामेंटल राइट का किसके अगेंस्ट मिल रहा है? स्टेट के अगेंस्ट तो मिल रहा है, इंडिविजुअल और स्टेट के अगेंस्ट। इंडिविजुअल का तो मुझे पता है, शी साक्षी, है ना? और आचरण, आचरण नहीं है क्या आज? आचरण एब्सेंट, ओके फाइन, ठीक है? तो इंडिविजुअल का तो मुझे पता है ना नाम, स्टेट का क्या, किसको मैं स्टेट बोलूं? कंफ्यूजन इसको लेकर के थी, तो क्लियर हो गई कि फंक्शंस देखे जाएंगे कि क्या परफॉर्म कर रहे हो आप, तब आपको स्टेट की डेफिनेशन में रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। स्टेट को तो डिफाइन कर लिया, अब ये कहता है ऑल लॉज इनकंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट और derogatory to fundamental rights will be void। कोई भी ऐसा लॉ अगर बनेगा जो फंडामेंटल राइट से अलग होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या उसको वायलेट करेगा, तो ऐसे लॉज को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड, ठीक है? और ये वॉइड डिक्लेयर कौन करेगा? कोर्ट्स वगैरह, इन जनरल जुडिशरी। तो यहां से क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये एक्सप्रेसिवली किसको बताता है? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यही है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या? कि कोई भी एक्ट अगर वो डेरोगेटरी है या इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो उसको वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है? किसके किसके द्वारा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। तो आया डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अब ये कहता है लॉ की
क्या डेफिनेशन है, अब मैं कैसे मानूं कि ये लॉ है, लॉ में क्या क्या काउंट होगा। अब जैसे मैं ये कह दूं कि सती प्रथा ये तो कस्टम है, ये लॉ थोड़ी है, तो मैं इसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए, है ना। तो यहां से डेफिनेशन किसकी और आनी चाहिए, लॉ की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये कहता है कि सिंपल लॉ जो परमानेंट लॉ है ना, आपका स्टेट लेजिस्लेचर लेकर के आता है, आपका यूनियन लेजिस्लेचर लेके आता है, वो भी लॉ है, एक्ट, है ना। या कोई भी टेम्पररी लेजिस्लेशन, जैसे टेम्पररी कानून क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस, आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर जब इशू करते हैं ऑर्डिनेंस हो गए, ठीक है, उसको भी लॉ की कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई भी नोटिस, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या कोई भी एग्जीक्यूटिव लॉ, सब क्या कहलाएंगे, लॉ। इवन एनी कस्टमरी लॉ, वो भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो आप कुछ भी कह के अपने आप को बचा नहीं सकते कि ये तो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। जैसा कि एक बार पार्लियामेंट ने कहा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, ये लॉ है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट है, तो ये लॉ है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बताते हैं तुम्हें, वो लेकर के आए केशवानंदा भारती केस की जजमेंट 1976 में कि कुछ भी है चलो चेंज कर लो, अमेंडमेंट नहीं है लॉ, पर अगर ये आपकी अमेंडमेंट भी इनकंसिस्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन हुई तो हम इसको, बेसिक स्ट्रक्चर हुई तो हम इसको नल एंड वॉइड कर देंगे, है ना। तो लॉ की डेफिनेशन में सब आता है। आपको नोटिस इश्यू करके किसी किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते और ये कह सकते ये तो लॉ की डेफिनेशन में आता ही नहीं, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट के उसको खत्म करेंगे, तो नोटिस है, ऐसे नहीं होता, है ना। समझ गए ना। तो क्या क्या आएगा, परमानेंट लेजिस्लेशन या परमानेंट एक्ट्स, टेम्पररी एक्ट्स लाइक ऑर्डिनेंस, और एनी कस्टमरी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या नोटिस, ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आ गया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू से दो आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अभी जुडिशरी करेगी कब इसको नल एंड वॉइड, अरे भाई जाओ, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और ये इन एक्ट्स के तहत पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी एक्ट को वॉइड कर सकते, खाली कर सकते, निरस्त कर सकते, ठीक है। चलिए, अब फिर ये कहता है कि चलो एक लॉ बनाया सरकार ने, ये कुछ ऐसे भी लॉ थे ना जो फिर हमें 1947 से पहले हमारे पास थे, प्री इंडिपेंडेंस लॉ थे, या एक लॉ अभी आपकी सरकार जो है वो बना देती है, बट उसका कुछ पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी क्या करेगी, क्या पूरे लॉ को खत्म कर देगी। हम्म, तो यहां आते हैं दो डॉक्ट्राइन्स, सिवरेबिलिटी, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं हम सिवरेबिलिटी की, बात कर लेते हैं। ये कहता है कि अगर कोई एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन, किसी एक्ट का, लॉ का एक पार्ट अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उस पार्ट को खत्म किया जा सकता है, बाकी का एक्ट कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये कहां से आया, केशव माधव मेनन केस है एक, केशव माधव मेनन केस, केशव माधव मेनन केस, that was in 1950 versus state of Madras। नहीं नहीं, ये था बेसिकली स्टेट ऑफ बॉम्बे इन 1951, 1951 स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे के अगेंस्ट। अब ये कहता है कि देखो
कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, फंडामेंटल राइट किस दिन से इंप्लीमेंट होने शुरू हुए, 26 जनवरी 1950 से। तो ये कहता है कि वो जो पहले वाले लॉ थे वो, ये बेसिकली डॉक्ट्राइन ही तब आया था। इस केस में डिसाइड ही ये हुआ था कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ क्या करे, तो उन्होंने कहा कि उनको फिल्टर करो और उनका जो भी पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उसे अवॉइड कर दो, बाकी को रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो ऐसे तो जो पहले वाले राइट थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज थे वो तो बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो पार्ट चाहो उसको रख सकते हो, पर जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको खत्म कर सकते हैं, कोर्ट ने ऐसा बोला। ठीक है, तो ये कहता है कि ऑल दो द आर्टिकल 13, जो आपका 13 क्या डिफाइन करता है, लॉ को बताता है, जुडिशियल रिव्यू करता है। ये कहता है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है कि मैं पीछे जाऊं, है ना, और पीछे जिसने भी वो वायलेशन कर रखा है उन सबको सजा दे दूं, इट इज नॉट फिजिबल। अब आगे से देखेंगे क्या है, जो भी आगे इंप्लीमेंट होते जाएंगे वो इस तरीके से इंप्लीमेंट होते जाएंगे, फिल्टर होके इंप्लीमेंट होते जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, फंडामेंटल राइट 26 जनवरी 1950 को आए हैं और मैं पीछे जाकर के उसको सजा सुनाने जाऊं, इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। ठीक है, नींद आ गई? इतना बोरिंग भी नहीं शिखा। ठीक है, अगला आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी की डेफिनेशन यही होगी कि इफ सम पार्ट ऑफ द लॉ या सम पार्ट ऑफ द एक्ट इज अनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, then whole of the act will not be void, only that part will be void. ठीक है, only that part will be void. अगला आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसमें केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का, एक्लिप्स क्या होता है, ज्योग्राफी की टर्म है ना। एक्लिप्स क्या होता है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को छुपा लेती है ना, इसी को एक्लिप्स, कि उसका एक पार्ट आप देख नहीं पाते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल माई दिस हैंड इज एक्लिप्स बाय दिस हैंड, आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसको एक्लिप्स कहा गया। तो ये कह रहा है कि लॉ क्या मतलब क्या कर रहा है कि कुछ टाइम के लिए ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं है कि एब इनिशियो ही वॉइड है, आपके जो लॉज हैं नॉट वॉइड एब इनिशियो, कि जो इनकंसिस्टेंट थे लॉ वो एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पे ही, कि जैसे ही वो बने वैसे ही वो वॉइड हो गए, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल के तहत बताती हूं मैं आपको, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950 का, उसके तहत किसी को सजा हुई। ठीक है, सजा हुई तो वो कहता है कि मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के तहत, और कारण नहीं बताया कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 वो कहता है कि अरेस्ट के टाइम पे बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ना। तो वो कह रहा है कि मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, पर दिस सेम प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरनर, एनिमी एलियन को नहीं है ना कि उसको बताया जाए तुझे क्यों पकड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या वो एक्ट इनकंसिस्टेंट हुआ, फिर नहीं, एक्ट तो स्टिल प्रेजेंट है बट उसका कुछ पार्ट कुछ टाइम के लिए छुपा लिया गया, है ना। तो इन्फोर्सिएबल तो स्टिल है लॉ, पर उसको टाइम बीइंग उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, कि वो पार्ट जो इनकंसिस्टेंट था टाइम बीइंग उसकी इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया गया। एब इनिशियो बिल्कुल कैंसिल नहीं किया गया शुरू से, कि जैसे ही वो आया उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, इज नॉट कैंसिल, sorry, is not void ab initio, but unenforceable for a time being. But unenforceable for time being. बस उसकी इंप्लीमेंटेशन कुछ टाइम के लिए
रोक दी गई, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तब फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा, डेड नहीं हुआ वो, है ना। इसमें तो क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में तोड़ के उसको खत्म कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। इसमें खत्म नहीं किया गया, कुछ टाइम के लिए उसको इन्फोर्स करने से मना कर दिया गया। दोनों में फर्क समझ में आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी में, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में। ये दोनों ही उस पार्ट के लिए आए थे डॉक्ट्राइन्स, कि सपोज पूरा एक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं है, कुछ पार्ट इनकंसिस्टेंट है, तो एक तरीका तो ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो उसको अलग कर दो, खत्म कर दो। एक्लिप्स के लिए कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, इन्फोर्सिबिलिटी रोक दी जाए, ठीक। तो ये था आपका आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसके दो मतलब है, क्या तो मैं पढ़ाती इतना अच्छा हूं या तुम्हें समझ में इतना अच्छा आता है कि तुम्हारा कभी डाउट होता ही नहीं। समझ में आ गया ये। कल से फिर वो प्रॉपर आपका आर्टिकल 14 से शुरू हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी। क्लासिफिकेशंस आप पढ़ के आएंगे कि इक्वालिटी वाले राइट्स कौन से हैं, रिलीजियस फ्रीडम वाले कौन से, एजुकेशन कल्चरल राइट्स कौन से हैं, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को क्लासिफिकेशन आप पढ़ के आएंगे मोटी सी, ठीक है। लर्न करने हैं ये सारे आर्टिकल। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 की डेफिनेशन आपकी बार पूछा ना, आर्टिकल 368 की, चलो वो तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था कि अमेंडमेंट जो है वो किसी भी तरीके से की जा सकती है उन तीनों में से, है ना। पर ये जो एग्जैक्ट वर्ड थे ये सिर्फ आर्टिकल 368 की डेफिनेशन में दे रखे थे, जो प्रॉपर डेफिनेशन बेयर एक्ट वाली डेफिनेशन है, ठीक। तो इसीलिए कुछ आर्टिकल्स को याद करना इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं करेंगे, 51 तक तो सारे होने चाहिए, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती रहूं, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना बाद।